हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उससे कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन हैं हम यहाँ लगवाने की कोशिश करेंगे और पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारे पास चारगाफ रूल से दिया गया है। इफ एडेनिन 30% ऑफ डीएनए, एडेनिन कितना है 30% है। बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, देखेंगे अभी हम करके। इफ एडेनिन 30%, डीएनए मॉलिक्यूल में 30% एडेनिन है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो हमसे क्या पूछा है, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। बहुत ही आसान है, चारगाफ के रूल के हिसाब से कि जितना एडेनिन होगा उसके सामने, क्योंकि डबल स्ट्रैंड की बात कर रहे हो, अगर एक एडेनिन होगा तो एक ही थायमिन होगा, अगर एक थायमिन है तो क्या एक एडेनिन है, क्योंकि इसमें क्या होती है, बेस पेयरिंग होती है। अच्छा, जितना ग्वानिन होगा उसके सामने क्या होगा, उतना साइटोसिन होगा, क्योंकि इनमें क्या होती है, बेस पेयरिंग होती है। तो अगर 100% डीएनए में 30% एडेनिन है तो बताओ थायमिन कितना होगा, 30% होगा। बात एकदम क्लियर है, क्योंकि 30% इसमें क्या होगा, बेस पेयरिंग होगा कि नहीं, जितना एडेनिन उतना थायमिन। अब चाहे एडेनिन इधर रख लो, थायमिन इधर रख लो, थायमिन इधर रख लो, एडेनिन इधर रख लो, कुल मिला जुला के जितना एडेनिन होगा उतना थायमिन होगा। इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए, है कि नहीं है। चलो अब 60% तो यही हो गया, 100% अगर डीएनए है तो बचा 40%। अब हमें पता है 40% में हमें क्या करना है, पेयरिंग भी तो करना है, तो 20% क्या हो जाएगा, 20%, 40% का आधा कर दो, 20% साइटोसिन हो जाएगा और 20% ही क्या हो जाएगा, 20% ही क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो चारगाफ रूल्स क्या कहता है, तो चारगाफ रूल्स क्या कहता है, A + G अपॉन T + C इक्वल टू क्या होता है, 1। कहने का मतलब प्यूरीन जितना होगा उतना प्रीमिडीन होगा, क्योंकि प्यूरीन जो है, प्यूरीन ही प्रीमिडीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये है, ये क्या है, Ag क्या है, प्यूरीन, और ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है, प्रीमिडीन के साथ। G किसके साथ बनाएगा, C। Ag है प्यूरीन और TC क्या है, प्रीमिडीन। तो जितना प्यूरीन होगा उतना ही क्या होगा, प्रीमिडीन होगा। ये चारगाफ ने कहा था। यहाँ क्या लिखा है, प्यूरीन इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब नॉट इक्वल, ये गलत हो गया, इक्वल टू होता है। तो देखो A + G = T + C, यही हो जाएगा ना, प्यूरीन = प्रीमिडीन। ये ऑप्शन सही है। ये भी गलत काट दो, यू की बात ही नहीं करेंगे, डीएनए आरएनए की बात कर रहे हैं। और ये तो बेस रेशियो था अपना, A + T, और देखो A + T अपॉन G + C से बेस रेशियो बोलते हैं। देखो ये चारगाफ रूल है, और एक बेस रेशियो होता है, बेस रेशियो वो क्या होगा, A + T अपॉन G + C, और ये क्या होता है, सभी स्पीसीज में 1 होगा, इसकी वैल्यू सभी स्पीसीज में 1 आएगी। लेकिन ये स्पीसीज में तो कांस्टेंट होगा, लेकिन स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। चलो ठीक है, बेस रेशियो यहाँ पर उसी पे क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट होता है गिवन स्पीसीज। एक स्पीसीज में तो कांस्टेंट है, जैसे मान लो ह्यूमन में 0.1 है तो सब में 0.1 होगा, कांस्टेंट है। लेकिन कुत्ते में देखोगे तो 0.2 हो सकता है। कहने का मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रहा है, लेकिन एक स्पीसीज के सारे मेंबर में वो कांस्टेंट है, तो वो होता है बेस रेशियो। ये इतना पता होना चाहिए, बेस रेशियो। और बेस रेशियो अभी हमने बताया, यहाँ पर बेस रेशियो क्या है, A + T डिवाइड बाई G + C। तो यहाँ कुछ दिख रहा है, कांस्टेंट कौन सा है, ये देखो अब भाई A + T को ऐसे लिख दिए हो, हमने ऐसे बताया, इसने क्या कर दिया, G + C अपॉन क्या कर दिया है, A + T। बात वही है, बात समझ रहे हो कि नहीं। चलो ठीक है, देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं शॉर्ट डीएनए सेगमेंट में 80 थायमिन है, थायमिन की संख्या कितनी है, 80, और 90 कितना है, 90 ग्वानिन है। 80 थायमिन है, 90 ग्वानिन है। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अच्छा एक बात बताओ, एक नाइट्रोजिनस बेस कितने न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, एक नाइट्रोजिनस बेस केवल एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो बताओ 80 नाइट्रोजिनस बेस 80 थायमिन कितने न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, 80 न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ठीक है,
तो कहने का मतलब सीधा ऐसे याद कर लो, इसको छोड़ो, ये सब छोड़ो, ये सब बातें छोड़ो, सीधा ऐसे याद कर लो कि नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बस सीधा। तो कहने का मतलब न्यूक्लियोटाइड पूछा है, टोटल देख लो नाइट्रोजिनस बेस कितने हैं। तो देखो यार, अगर नाइट्रोजिनस बेस देखोगे, अगर 80 थाइमिन है तो इसका मतलब सर, इसका मतलब एक बात और लिखना चाहेंगे, 80 थाइमिन है तो सर 80 एडेनिन हमारी तरफ से बढ़ा दो। हमारी तुम्हारी तरफ कुछ नहीं है, मतलब सर 80 थाइमिन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे कितना होगा, 80 एडेनिन होगा, ठीक है। और 90 ग्वानिन है तो ये क्या करेगा, इसकी पेयरिंग होगी ना, किसके साथ होगी, 90 साइटोसिन के साथ। तो इधर क्या हो गया, 80 80 160 160, और इधर क्या हो जाएगा 180, और दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 240, 340 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 340। तो अपना ऑप्शन देखो क्या है 340। इतनी बात एकदम क्लियर है। अच्छा सर, यहां तो 340 नाइट्रोजिनस बेस निकला है, तो जितने नाइट्रोजिनस बेस होंगे उतने क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड होंगे। इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, यहां पर क्या पूछा है, बेस रेशियो ऑफ डीएनए। बेस रेशियो सबसे पहले लिख लो कितना है, बेस रेशियो हमने बताया था, देखो ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है बेस रेशियो, लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम पहले से तैयार रहेंगे। A + T/G + C ये दिया है ना। चलो, तो बेस रेशियो यहां पर पहले से दे दिया है 0.03, और इसमें दिया है A + T जो है उसका बेस कंटेंट जो है वो है 30,000। कितना है 30,000। और पूछा हमसे देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीसी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जीसी अमाउंट, इसका पूछा है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा जीसी इक्वल टू 30,000 30,000 डिवाइड बाई 0.03। और इसको डिवाइड करना चाहो आसानी के लिए इसे कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से ऊपर नीचे भी। ये ऊपर कितना हो जाएगा 30,000 तो पहले से था, 2 जीरो और बढ़ा दो, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 3, इसको काट दोगे तो 3 से 3 कट गया, कितना बचा 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 10 लाख आ जाएगा ना, 6 जीरो वाला 10 लाख। तो देखो यहाँ कहीं आंसर दिया 6 जीरो वाला, यहाँ नहीं, ये इसमें 4 दिया है, इसमें 5, इसमें कितना दिया 5, आंसर क्या हो जाएगा नन। कोई आंसर हमारे हिसाब से, हमारा जो आंसर निकला उसके हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर चला जाएगा नन। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। इन वन स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक स्ट्रैंड जो 3 प्राइम, हमें पता है एक स्ट्रैंड क्या होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, तो एक इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, एंटी पोलैरिटी दोनों में होता है ना। यहां पर बोला जा रहा है एक स्ट्रैंड का, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम वो ATCGTAC है। कॉम्प्लीमेंट इसका कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मस्ट बी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, सबसे पहली बात इसका कॉम्प्लीमेंट्री 3 से 5 तो होगा नहीं, 5 से 3 होगा, एंटी पोलैरिटी पाया जाता है, सबसे पहले ये ऑप्शन हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बताओ, दूसरा स्ट्रैंड, तो डीएनए है तो यूरेसिल तो होगा नहीं, ऊपर वाले में देखो यूरेसिल दिया, ऐसे काट दिया हमने। उसके बाद इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यहां देखो ए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी, फिर ए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा ए, देख लो मिला लो कहीं आंसर, अभी देखो सब है। हाँ, उसके बाद यहां पर क्या है सी का होगा जी, जी का होगा सी, देख लो ठीक है। उसके बाद यहां क्या होगा ATG, ये दोनों ऑप्शन है ना। यहां क्या पूछा है ATAGCATG ना, और एक ऑप्शन हमें दिया है 5 प्राइम से 3 प्राइम इन रिवर्स डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं, अपना ऑप्शन क्या जाएगा 6। चलो 6 कह रहे हैं, 6 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन। अ डीएनए मॉलिक्यूल विच कंटेन 10,000 बेस पेयर, 10,000 बेस पेयर है, देन लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल का लेंथ बताओ। तो हमें पता है लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, लेंथ ऑफ डीएनए
इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। देखो अगर कुछ भी ना दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर क्या है, तो उसको बी डीएनए मान के लगाएंगे, क्योंकि जो भी अपनी एनसीईआरटी में दिया वो बी टाइप का डीएनए दिया है, और बी टाइप के डीएनए में होता है कितना, इतना नैनोमीटर होता है ना, 0.34 नैनोमीटर। तो देख लो टोटल अगर डीएनए का लेंथ निकालना, टोटल कितना दिया, 10,000 बेस, 10,000 दिया है ना, 10,000 दिया है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई करेंगे 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹। अच्छा -9 यहाँ है, अगर यहाँ कितने हैं 4 जीरो, तो इसको काट दो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा -5, तो अपना आंसर निकल जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁻5। तो देख लो, अच्छा ये ऐसे नहीं है, इसके ऊपर रखना ना सबको, 0.5 माइनस, तो क्या ये तो नहीं होगा, ये अपना आंसर होगा ना, ये भी नहीं होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 निकल गया। 8 पे बात करते हैं। इन द बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड, इन द बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड डीएनए इज, एक स्ट्रैंड में क्या है, डीएनए का सीक्वेंस जो है GAT, देखो इस बहुत आसानी से ये सब टाइप के क्वेश्चन निकलते हैं, GAT TAG CAT, व्हाट शैल बी द सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताओ। तो अभी ये क्वेश्चन इस टाइप का मुझे लगता है लगा चुके हैं ना, यही तो क्वेश्चन था। हाँ, यहां कॉम्प्लीमेंट्री पूछा था, यहां भी क्या पूछा है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो G का है, तो उसके बाद इसका सबसे पहली बात C से स्टार्ट करेंगे और G पे खत्म करेंगे। तो देखो यहां C से स्टार्ट है, A पे खत्म है, गलत करो। यहां क्या है, G से स्टार्ट है, तो इसको काट ही दो। यहां A से स्टार्ट है, इसको काट दो। देखो पूरा बैठ के वहां ऐसे नहीं करना है, G फिर A का T, T का A, ऐसे करोगे बेवकूफ में काउंटिंग होगी ना। देखो पहला G का क्या लिख लो, C, फिर C का कॉम्प्लीट लास्ट वाला देख लो, यहां C है यहां पर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हमने कट करके 3 ऑप्शन को हटा ही दिया कि नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलो 4th ऐसे ही लगाना है। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन किस तरफ होता है, हमेशा पॉलीमेराइजेशन, एक बात याद रखो, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टेम्पलेट, नेचर ऑफ टेम्पलेट का नेचर कोई भी हो, समझ रहे हो कि नहीं, हमेशा पॉलीमेराइजेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगा। इतनी बातें एकदम क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, इन द बेसिस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक, अब यहां देखो, यहां क्वेश्चन अच्छा है, इन द बेस सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस CAT TAG, ये जो भी लिखा है ये है, व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री mRNA। अब यहां डीएनए से डीएनए नहीं बनाना है, डीएनए से mRNA बनाना है। डीएनए से क्या बनाना है, mRNA। तो देखो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो सर देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखो स्टार्ट करो। अब यहां थाइमिन नहीं लगाएंगे, जहां जहां इसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन आएगा वहां तुम यूरेसिल लगाओगे, यू। सबसे पहली बात C का G से स्टार्ट करो ना, C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, G और G। यहां देख लो G से स्टार्ट होना चाहिए, G पे खत्म होना चाहिए। ये ऑप्शन काट दो, A से स्टार्ट हो रहा है, ये G से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन खत्म G पे नहीं हो रहा है। बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऑप्शन बचे दो, G से स्टार्ट हो रहा है, G पे खत्म हो रहा है, G से स्टार्ट हो रहा है, G पे खत्म हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो दोनों में देखो G, हाँ मिल जाएगा। देखो इसका क्या होगा, A का क्या होगा, अब T नहीं लगाएंगे, U लगाएंगे। T का क्या होगा, A, T का क्या होगा, A का क्या होगा, U, और G का क्या होगा, C। अब ढूंढ लो, मिल जाएगा। यहां देखो पहला तो यहां GUA, यहां G फिर दे दिया G, T के सामने G नहीं आएगा, A आएगा, AUC, ये ऑप्शन जाएगा ना। ऐसे निकाला करो, पूरा नहीं, गधे बच्चे होते हैं जो पूरा लिखते हैं, इसको पूरा लिखेंगे ऐसे, फिर टाइम कहां रह जाएगा ना। चलो, इफ द बेस सीक्वेंस इन डीएनए, डीएनए का बेस सीक्वेंस, हाँ ये क्वेश्चन देखना, डीएनए का 5 प्राइम से 3 प्राइम का बेस सीक्वेंस क्या है, AAAA। देन बेस सीक्वेंस ऑफ mRNA बताओ क्या होगा। सर बड़ा आसान है, U। सर बदल दिया, आप ही ने सिखाया है, गलत। क्योंकि भैया देखो
हमें पता होना चाहिए डीएनए जो होता है ये 3 प्राइम से 5 प्राइम में एक क्या है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो इसे बोलते हैं टेम्पलेट, और दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? नॉन टेम्पलेट बोलते हैं, या इसे बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। किसका ट्रांसक्रिप्शन होता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले का ट्रांसक्रिप्शन होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होना है 5 से 3, तो 5 से 3 वाले का नहीं होगा डीएनए का। किस डीएनए का होगा? 3 से 5 वाले का, तो ऊपर वाले का होगा। यहां ऊपर वाला नहीं रटेंगे, ऊपर नीचे वाला नहीं, हमेशा 3, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इस 3 प्राइम से 5 प्राइम को नीचे दे देता है, उसके बाद लड़के क्या करते हैं ऊपर वाले के हिसाब से लगाते हैं। ऊपर नहीं, ऊपर नीचे कहीं भी कर दो, बस हम ढूंढेंगे क्या 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले का ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। यहां हमें क्या दिया है? 5 से 3 वाले का सीक्वेंस दिया, ए, मतलब अब हमें ढूंढ लेना है क्या? हमें ढूंढ लेना है इसका अपोजिट क्या होगा? टी 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 टी। तो बताओ इसका क्या कराएंगे? इसका हम अगर कराएंगे क्या, mRNA बनवाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, तो टी का क्या होगा? ए, टी का क्या होगा? ए। तो सीक्वेंस क्या होगा? पहली बात तो 5 प्राइम से, अब ये क्या होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में क्या होना चाहिए? ए। देखो यार ऐसा है ना, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछे टेम्पलेट देके या नॉन टेम्पलेट का पूछ ले, नॉन टेम्पलेट यहां दिया है ना, उससे mRNA बनाना है, तो उसी, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो नॉन टेम्पलेट का है और mRNA का सीक्वेंस सेम होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद तुम mRNA का सीक्वेंस और नॉन टेम्पलेट जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ उसका सीक्वेंस क्या होता है? सेम। तो जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा दे दे, जैसे यहां नॉन टेम्पलेट दिया है और पूछ ले mRNA का सीक्वेंस, कह दो भैया तुम्हारे जैसा ही mRNA का सीक्वेंस होगा, क्योंकि हम तुम्हारा पहले 3 से 5 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, और उसके बाद जो सीक्वेंस आएगा वो तुम्हारे ही जैसा होगा। जैसे यहां हमने क्या कराया था? टी, फिर इसको कराया तो क्या आया? ए। बस याद रख लेना, अगर यहां कहीं ऐसे टी दे दिया जाता तो उसकी जगह अब टी की जगह क्या लिखेंगे? यू। बाकी जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA बनता है, एक बात सुन लो, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो mRNA बनता है उसका सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंस के जैसा होता है, एक्सेप्ट टी की जगह mRNA में यू लगाएंगे। नॉन टेम्पलेट में अगर टी है तो mRNA में उसकी जगह यू लगा देंगे, बाकी सब सीक्वेंस सेम होता है। अभी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 1 स्ट्रैंड ऑफ नॉन टेम्पलेट, देखो यहां पर दिया है 1 स्ट्रैंड ऑफ नॉन टेम्पलेट, CAG ये जो भी दिया है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA? कह दो सर हम इसको पहले टेम्पलेट में कन्वर्ट करेंगे। एक तरीका ये हो सकता है, नॉन टेम्पलेट का तो ट्रांसक्रिप्शन होने से नहीं रहा, नॉन टेम्पलेट का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता किसका है? टेम्पलेट का। तो सर या तो हम नॉन टेम्पलेट से पहले टेम्पलेट बनाए फिर ट्रांसक्रिप्शन करें, इसमें लगेगा टाइम। हमें पता है कि सर कि क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो mRNA का सीक्वेंस आएगा वो नॉन टेम्पलेट जैसा भी आएगा, सिर्फ ए की जगह हम टी की जगह यू लगा देंगे, सर टी की जगह यू लगा देंगे, बस सेम आएगा। तो सर यहाँ नॉन टेम्पलेट दिया है और ट्रांसक्रिप्शन के बाद पूछा mRNA का सीक्वेंस, तो इसी के जैसा होगा, बस टी की जगह यू लगा देंगे। और इसको ऐसे भी काट सकते हैं, देखो यार हमसे mRNA का सीक्वेंस पूछा है और हमें पता है mRNA में टी नहीं होता, काट दो, देखो काटो इसको, ऑप्शन चला जाएगा ये, देखो इसी के जैसा ऑप्शन है CAG। बस देखो यहां क्या है, यू लगा देंगे, क्या लगा देंगे? यू GA, अब यहां भी क्या लगा देंगे? यू। सीक्वेंस सेम होता तो ऐसे घबराना नहीं है। 5 से 3 अगर पूछा जाए स्ट्रैंड तो वो नॉन टेम्पलेट ही है ना, उसका अगर ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन कराने के बाद इसी के जैसा सीक्वेंस आएगा नॉन टेम्पलेट, या इसे बोल दो 5 से 3 के जैसा आएगा। तो हमें पहले टेम्पलेट बना के फिर ट्रांसक्रिप्शन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, नीरनबर्ग जो थे सिंथेसाइज्ड mRNA कंटेनिंग, mRNA में कितना था? 34 पॉलीएडेनिन था, एंड फॉर्म क्या बना रहा था? अ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म, 11 पॉलीपेप्टाइड बने, 34 नाइट्रोजिनस बेस से हाँ, और ये लाइसिन थे, पॉलीलाइसिन का एक चैन बना, 11 अमीनो एसिड बना। तो पूछा जा रहा है, दिस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड कर रहा है कि जेनेटिक कोड फॉर लाइसिन, जेनेटिक कोड कितने कोडॉन के होंगे? भैया अगर
34 से कितना बन रहा है 11, तो इसको 33 मान लो। 33 क्या है 33, तो कितने 11 अमीनो एसिड बना रहा है। तो 3 नाइट्रोजिनस बेस अगर एक अमीनो एसिड बनाएगा तो 33 वाला कितना बनाएगा 11 बनाएगा। चलो, तो ये बता रहा है कि ये एडेनिन जो है ये क्या है ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड जो होता है वो क्या होता है लाइसिन के लिए वो ट्रिपलेट है ए। बात समझ रहे हो कि नहीं। चलो, इफ द जेनेटिक कोड, अगर जेनेटिक कोड का टेट्रालेट है, होता क्या है ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट होता है 4 × 4, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो होता है 4 × तो कितने टोटल सीक्वेंस आते हैं 64। अगर ये टेट्राप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड मतलब AGCT, अगर ये मिलके एक अमीनो एसिड को क्या करते हैं एक अमीनो एसिड को बनाते, एक अमीनो एसिड के लिए कोडेड होते, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होती। तो सर 4 × 4 × 4 × 4 3 बार करेंगे तो 64 आएगा, फिर एक बार कर देंगे तो टोटल आ जाएगा कितना 256 आ जाएगा ना। चलो ठीक है, आओ। what would happen if a gene encoding polypeptide of 50, कह रहा क्या होगा यदि जीन जो कोडेड है पॉलीपेप्टाइड के लिए 25 अमीनो एसिड के लिए कोडेड है। कितने अमीनो एसिड 25 अमीनो एसिड के लिए इसमें कोडिंग है। 1 2 3 4 5 24 25 और 50, ठीक है 50 अमीनो एसिड के लिए कोडेड है ना। अब 25 अमीनो एसिड पे UAU था, ठीक है कोई ना कोई अमीनो एसिड बना ही रहा था, म्यूटेटेड, उसमें म्यूटेशन हो गया और वो कन्वर्ट हो गया UAA में। तो भैया ये कन्वर्ट हो गया UAA में, मतलब ये स्टॉप कोडॉन है। कौन सा कोडॉन है स्टॉप कोडॉन। उसके बाद पूछा जा रहा है, अब बताओ ऑप्शन कितने, व्हाट वुड बी हैपन, क्या होगा पॉलीपेप्टाइड 24 अमीनो एसिड का बनेगा। देखो पहला ऑप्शन देखो 24 अमीनो एसिड, ये वाला तो अमीनो एसिड बना देगा 24, क्योंकि 24 अमीनो एसिड तो बन जाएंगे 24 अमीनो एसिड, और 25वां अमीनो एसिड पे UAA हो गया, मतलब यहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुक, यहां पर क्या होगा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा रुक जाएगा, यहां पर ट्रांसलेशन रुक जाएगा, तो मतलब 24 ही टोटल बनेंगे, क्योंकि UAA किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोडेड नहीं होता। तो पॉलीपेप्टाइड, एक पॉलीपेप्टाइड 24 अमीनो एसिड विल बी फॉर्म, ये ऑप्शन सही है। 2 पॉलीपेप्टाइड और 24 25 ये गलत है। पॉलीपेप्टाइड 46 ये भी गलत है। पॉलीपेप्टाइड 25 अमीनो एसिड नहीं, 25वें पे तो म्यूटेशन हुआ है और वो स्टॉप कोडॉन में कन्वर्ट हो गया, तो स्टॉप कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोडेड नहीं होता है, ठीक है ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, अ स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज फॉलोइंग बेस सीक्वेंस क्या है देखो 3' से 5' AA जो भी दिया है, ऑन ट्रांसक्रिप्शन इट प्रोड्यूस mRNA, ये mRNA बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोडॉन ऑफ tRNA रिकग्नाइज थर्ड कोडॉन, तो कोडॉन जो होता है ट्रिपलेट होता है। ये देखो ये जो है ये है फर्स्ट कोडॉन, ये है सेकंड कोडॉन और ये है थर्ड कोडॉन। क्या है थर्ड कोडॉन। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, स्ट्रैंड ऑफ DNA। अच्छा पहले अगर इसका RNA बनाओगे तो क्या होगा, देखो बड़ा गजब क्वेश्चन, ऐसे ही तुरंत नहीं आंसर निकलेगा इसका। ऑन ट्रांसक्रिप्शन इट प्रोड्यूस RNA। अच्छा पूरे का हमें RNA बनाना नहीं, क्योंकि थर्ड कोडॉन का पूछा तो थर्ड का बना दो। RNA सर बनाएंगे, G का कॉम्प्लीमेंट्री होगा C, A का कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा था T लेकिन होगा यहां पर U क्योंकि RNA बना रहा है, और C का कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्या होगा G होगा। सर ये हमारा बना mRNA, क्या बना mRNA, और कुल लोग यही आंसर लगा देंगे CUG। सर हो गया, बात सुनो पहले, CUG ये तो mRNA बना। कह रहा है इस कोडॉन को कौन, इस सीक्वेंस को कौन tRNA पहचानेगा, तो ये कोडॉन है तो tRNA में क्या होता है एंटी कोडॉन, और इसी के अपोजिट होता है कि नहीं। C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या G, U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या, U का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, U का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा A, और G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा G। तो आंसर जाएगा G का कॉम्प्लीमेंट्री होगा C भाई, तो GAC आंसर क्या जाएगा GAC। बात एकदम समझ रहे हो। देखो यार यहां भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि पहले देखो
क्या है, बता दे कि ना बताएं? चलो ठीक है। देखो यार, इसका पूछा था कि एक स्ट्रैंड है डीएनए का, इसमें सीक्वेंस है, कुछ नहीं, ट्रांसक्रिप्शन कराने पर वो एमआरएनए बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोडॉन, कौन सा एंटीकोडॉन टीआरएनए का वो रिकॉग्नाइज कर रहा है थर्ड कोडॉन को? तो इसको ऐसे लगाएंगे। पहली बात तो जिस कोडॉन का पूछा है उससे एमआरएनए नहीं बनाएंगे। जैसा कोडॉन है, जैसा डीएनए में कोडॉन है उसी सीक्वेंस का टीआरएनए होगा। अगर टी लगा होगा तो सिर्फ यू लगाने की जरूरत है, बाकी कोई बात नहीं है। चलो करके ही देख लेना ऐसे। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, गिवन यहां पर दिया गया है, गिवन बिलो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, जिसमें प्रोसेसिंग कर दिया गया है और वो रेडी है ट्रांसलेशन के पास, ट्रांसलेशन के लिए रेडी है। एमआरएनए की बात किया जा रहा है। AUG C, ये जो सीक्वेंस दिया गया ढेर सारा। हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी प्रेजेंट इन पॉलीपेप्टाइड करस्पॉन्डिंग टू दिस एमआरएनए? इस एमआरएनए को देखते हुए बताओ उस पॉलीपेप्टाइड में जो चैन बनेगा कितने अमीनो एसिड होंगे? सर यहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा क्योंकि AUG जो होता है वो स्टार्टर कोडॉन होता है। सर इतना तो हमें पता है। सर ये कोडेड होता है मिथ्योनिन के लिए। एक अमीनो एसिड इधर बन जाएगा, फिर दूसरा अमीनो एसिड इधर बना, फिर तीसरा अमीनो एसिड इधर बना। सर उसके बाद सर जब 3 अमीनो एसिड बन गया, अब हम पहुंचे UAA। अब UAA हमें पता है स्टॉप कोडॉन है, यहां पर ट्रांसलेशन रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोडेड नहीं होता। तो टोटल बताओ कितने अमीनो एसिड बने? 1 2 3, ये 3 है ना, तो फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन अ पॉलीपेप्टाइड चैन। पॉलीपेप्टाइड जो चैन है 125 अमीनो एसिड है, 125 अमीनो एसिड। अब बोल रहा है कि मान लो कोई चैन था, 125 अमीनो एसिड बना रहा था, ये पहला कोडॉन है, ये दूसरा है, ऐसे ऐसे क्या है 24, उसके बाद 25, उसके बाद 26, ऐसे ले लो 26, यहां मान लो 100 है, यहां मान लो क्या है 125, ये कोडॉन है, 125 कोडॉन है, तो 125 अमीनो एसिड बना रहे थे। इफ 25th अमीनो एसिड बनाने वाला कोडॉन म्यूटेटेड हो गया और वहां अभी लगा के आए हैं, देखो चैन चाहे जितनी लंबी हो, बस म्यूटेशन कहां हुआ 25 पे, UAA। तो सर यहीं पर आके ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगा। इससे पहले वाले 24 कोडॉन 24 अमीनो एसिड बना देंगे। तो यहां पर क्या जाएगा? अब पॉलीपेप्टाइड 124 अमीनो एसिड फॉर्म नहीं, हाँ 25 अमीनो एसिड नहीं, पॉलीपेप्टाइड 24 अमीनो एसिड बनेंगे। एनी ऑफ द अबव कैन बी पॉसिबल, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, थर्ड ऑप्शन पॉसिबल है। अच्छा इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, हम बोल दें कि पॉलीपेप्टाइड चैन है, पॉलीपेप्टाइड चैन है, उसमें 125 अमीनो एसिड के लिए कोडेड है और वो म्यूटेशन 99 वाले क्रोमोसोम पे हो रहा है, या बोल दो 100 वाले क्रोमोसोम कह रहे हैं, 100 वाला अमीनो एसिड म्यूटेटेड हो गया। तो बताओ कितने अमीनो एसिड बनेंगे? सर उससे पहले वाले 100 से पहले 99 आता तो 99 बन जाएंगे। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल आर इन कारपोरेशन? 25 अमीनो एसिड बनाने के लिए, देखो एक अमीनो एसिड बनाने के लिए एक ATP, तो 25 बनाने के लिए 25 अमीनो एसिड। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ mRNA। mRNA का सीक्वेंस ये है, एज्यूमिंग दैट जेनेटिक कोड ओवरलैप। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, दिमाग यहां लगाना। हमने बताया था जेनेटिक कोड के सैलिएंट फीचर में बताया था जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है। इनको पढ़ा कैसे जाता है? 3-3 के फॉर्म में पढ़ा जाता है, ओवरलैपिंग नहीं होता। लेकिन यहां कह रहा है मान लो ये जो सीक्वेंस है, हम इस सीक्वेंस को दोबारा लिखना चाह रहे हैं, AUG, उसके बाद AUG हो गया, GCA, उसके बाद अभी एक ट्रिक बता देंगे इसको याद करने, इसको निकालने का, GCA, उसके बाद GUG, उसके बाद CCA। अब यहां पर बोला जा रहा अगर ये ओवरलैप हो जाए, अच्छा नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ा कैसे जाएगा? AUG, GCA, GUG, CCA, ये है नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है, देखो अगर ये ऐसे पढ़ा जाए AUG, GUG, 3-3 के फॉर्म में, लेकिन ओवरलैप कर रहा है। फिर देखो यहीं से स्टार्ट कर देना है, फिर GGC, फिर क्या पढ़ेंगे GGA, ऐसे ऐसे, ये है ओवरलैपिंग। अब देख लेते हैं अगर ओवरलैपिंग हो गया ये सीक्वेंस,
अगर ये सीक्वेंस ओवरलैपिंग हो गया तो क्या होगा, मतलब कितने जेनेटिक कोड, हाँ कितने कोडॉन बनेंगे, कितने कोडॉन बनेंगे इस जेनेटिक कोड में। तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात देखो, पहला क्या बनेगा, हम इसका एक ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन अभी देख लो कैसे निकालेंगे एक्चुअल क्वेश्चन। ए पहला क्या बना, AUG, हम लिखते चल रहे हैं AUG, फिर ये इसके साथ जाएगा ऐसे 3 कोडॉन UGG, फिर ये इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा GGC। अब GGC हो गया, उसके बाद ये क्या होगा GGC, हाँ ये इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा GCA, ये इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा CAG, ये इसके देखो कहां से गया, हाँ ठीक है। अब ये इसके साथ जाएगा, अरे यार इस क्वेश्चन में तो यही है CAG। अब ये इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा AGA, परेशान ना हो, मैं एक तरीका बता देंगे, क्या हो गया A। उसके बाद ये इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा GUG, ये इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा UGC। उसके बाद UGC हो गया, ये इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा GCC, और ये इसके साथ जाएगा, क्या बनेगा CCA। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 12 नाइट्रोजिनस बेस था। अगर ओवरलैपिंग करा दो तो कितने कोडॉन बनेंगे उसके, 10। कितने कोडॉन बनेंगे 10, आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो यहां बैठ के ये निकालेंगे, ऐसे AGGCC ये निकालेंगे, गलत भी हो सकता है गलत हो, तो ऐसे निकाल लेंगे। देखो नंबर ऑफ कोडॉन, ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, अगर ओवरलैपिंग है, सीक्वेंस ओवरलैपिंग है तो कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ, बहुत आसान, नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस माइनस क्या कर देंगे, अगर हमें नंबर ऑफ कोडॉन निकालना है, नंबर ऑफ कोडॉन निकालना है ओवरलैपिंग में, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस -2, खत्म। नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस -2, जैसे करके 1 2 दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस 12 -2। सर इसी क्वेश्चन के हिसाब से आपने बना दिया, चलो ठीक है देख लेते हैं। AUG कितने ओवरलैपिंग, चलो AUGCCA, चलो देखते हैं पहला क्या पॉसिबल है। सर इसमें सर 6 - 2 4, देख लेते हैं सही है गलत है। पहला AUG, दूसरा UGC, तीसरा GCC, चौथा CCA। ऐसे करके देख लो, कितना भी करोगे आ जाएगा। तो इसी से आंसर निकालना ना। अगर क्या है ओवरलैपिंग में नंबर ऑफ कोडॉन पूछा है तो नंबर ऑफ कोडॉन पूछा है तो नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस -2 कर देना ना। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग mRNA ट्रांसलेटेड कंप्लीटली, सर कंप्लीटली वही ट्रांसलेट होगा जो स्टार्ट कोडॉन से स्टार्ट हो और खत्म हो किस पर, स्टॉप कोडॉन पे। तो दोनों में ढूंढ लो, ये तो स्टार्ट तो यहां से हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं, स्टॉप नहीं हो रहा है, तो अभी इसके बाद भी ट्रांसलेशन होगा। ये क्या होगा, देखो स्टार्ट हो गया यहां से और UGA पता हो स्टॉप कोडॉन होता है, UAA UAG UGA, तो ये हो गया, ये इसका क्या होगा कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा। फिर ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है यहां से, AUG यहां से स्टार्ट होगा और UAG स्टॉप कोडॉन है, तो B और D चैन ऐसे हैं जिसमें क्या होगा कंप्लीट ट्रांसलेशन होगा। ठीक है ये हो गया। अ नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूअसली रेप्लिकेट, नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल मतलब N14 वाला किसमें रेप्लिकेट कराया गया है, नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूअसली लगातार रेप्लिकेट कराया गया N15 मीडियम में, मतलब मेरे भाई N15 मीडियम में कराया गया है। अब बताओ ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो बताओ मीडियम से क्या उठाएगा, डीएनए बनाने वाला सामान उठाएगा ना, और डीएनए बनाने वाला अगर सामान उठाया तो नाइट्रोजन उठाएगा, और नाइट्रोजन यहां पर कैसा है N15 है, कैसा है
हाँ क्वेश्चन सही से पढ़ लो। नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूअसली रेप्लिकेट किसमें किया गया है? N15 मीडियम में। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लाइटर डीएनए। सर लाइटर डीएनए हमें पता है N14 अगर होगा तो उसे लाइटर डीएनए बोलेंगे, लाइटर डीएनए बोलेंगे। सर अगर N15 होगा तो उसे हाइब्रिड डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइब्रिड डीएनए। अगर N15 होगा तो उसे हैवी डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैवी डीएनए बोलेंगे। इतनी बातें एकदम क्लियर है। तो हमसे लाइट डीएनए के बारे में पूछा, 4th जनरेशन तक जाना है। सोचो 4th जनरेशन तक जाना है भैया। तो चलो चलते हैं 4th जनरेशन तक। कुछ नहीं करना है सर, बड़ा ही आसान है। चलो हम एक काम कर रहे हैं, इस वाले पिंक वाले को क्या कर ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं N15। क्या मान ले रहे हैं? हमें बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। और व्हाइट वाले को हम क्या मान ले रहे हैं? N14 मान ले रहे हैं। अभी तक ये थे, अब इसको 4 जनरेशन तक कराओ। तो 4 जनरेशन तक कराओगे। अगर एक जनरेशन फर्स्ट, सर पहली बात जब डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है तो 2 स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। अब बताओ 2 स्ट्रैंड क्या, अच्छा एक मिनट, यहां पर क्या लो, नॉर्मल था ना, नॉर्मल डीएनए था ना, व्हाइट, इसको हम क्या मान ले रहे हैं? इस कलर को मान ले रहे हैं N14। क्या मान ले रहे हैं? N14। और क्या मान ले रहे हैं? N14। अभी देखो, अभी आंसर ऐसे ही निकल जाएगा। सुनो N14 ना, और इसका ग्रोथ किस में करा रहे हैं? इसका जो भी कल्चर करा रहे हैं वो N15 मीडियम में करा रहे हैं। देखो N15 मीडियम में, मतलब ये अभी क्या है? अभी ये डीएनए है। अब क्या होगा? चलो फर्स्ट जनरेशन देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन देखते हैं। सर जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा पहले 2 स्ट्रैंड क्या होंगे? अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, जिसमें N14। अब क्या होगा? ये अपने जैसा एक कॉपी बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए नाइट्रोजन उठाएगा, नाइट्रोजिनस बेस उठाएगा, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये सब उठाएगा। तो नाइट्रोजन भी उठाएगा ना, और नाइट्रोजन मीडियम में N15 है। क्या है? N15। तो सर पहले जनरेशन में लाइट कोई नहीं आया, ये दोनों हाइब्रिड है। क्या है? हाइब्रिड। सर सेकेंड जनरेशन में देखते हैं। सेकेंड जनरेशन में बताओ, यहां 2 डीएनए बन गए ना, 2 डीएनए बन गए। अब 2 से 4 बनेंगे। तो सर जब ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों डिवाइड करने वाले होंगे तो पहले ये रेप्लिकेट करने वाले होंगे, पहले ये दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे? अलग अलग होंगे। पहले ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे। ठीक है, हमने अलग अलग कर दिया। उसके बाद सर अब ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ने के पहले, कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ने के लिए इसको जो मीडियम में नाइट्रोजन है वो N15 है, तो अपने सामने क्या जोड़ेगा? N15। क्या जोड़ेगा? N15। अच्छा इसके साथ भी सेम ऐसा होगा सर, इसके साथ भी क्या होगा? ये 2 स्ट्रैंड पहले अलग अलग होंगे, ये 2 स्ट्रैंड क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अब क्या होगा? ये मीडियम से क्या उठाएगा नया बनाने के लिए? उसके पास क्या है? N15 है ना, N15। तो बताओ यहां पर क्या सिनेरियो बना? यहां पर सिनेरियो ये बना कि 2 हाइब्रिड हैं और 2 क्या हैं? हैवी हैं। देखो यार अब आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम जितना करा दो, 4 जनरेशन, 8 जनरेशन, 10 जनरेशन, एक भी लाइट नहीं आने वाला है। क्योंकि अब जो तुम करा रहे हो वो किस मीडियम में करा रहे हो? N15। और 2 ही स्ट्रैंड तुम्हारे पास लाइट वाले हैं, और एक स्ट्रैंड ये अलग होगा तो इसके सामने, एक स्ट्रैंड ये अलग होगा, इसके सामने N15 आ जाएगा। ये भी एक स्ट्रैंड अलग होगा तो इसके सामने N14 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मीडियम में है N15, इसके N14 है ना, इसके सामने N14 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि मीडियम में N15 लिया गया है। इसका मतलब सर इसके सामने अगर कभी भी N14 नहीं आएगा तो N14 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब चाहे 4 जनरेशन तक जाओ, चाहे 8 जनरेशन तक जाओ, नॉर्मल डीएनए जो पूछा है लाइट डीएनए 0% होगा। क्या होगा? एक भी लाइट डीएनए नहीं आएगा। बात को समझो, करा के देख लो, 4 जनरेशन 8 जनरेशन तक कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? हमेशा हम बता दे रहे हैं, हमेशा क्या होगा? 2 क्या आएगा? जैसे 2 जनरेशन तक कराने पे 4 बैक्टीरिया है, 2 बैक्टीरिया में मान लो क्या था? 2 बैक्टीरिया में मान लो, मान क्या लो, दिख रहा है, 2 बैक्टीरिया में क्या था? हाइब्रिड। 2 बैक्टीरिया में क्या था? 2 बैक्टीरिया में था हैवी। अब जब 1 जनरेशन और बढ़ा दो, 8 बैक्टीरिया बनेंगे, 2 में क्या होगा? हाइब्रिड, और 6 में क्या होगा? हैवी। क्योंकि 2 ही स्ट्रैंड N14 वाला, एक स्ट्रैंड इधर है, एक स्ट्रैंड इधर, तो 2 स्ट्रैंड अलग होंगे, इसके सामने N15 आ जाएगा, तो कभी भी N14 नहीं बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इन mRNA सीक्वेंस, mRNA का जो सीक्वेंस है ऑफ नाइट्रोजिनस बेस,
5 प्राइम दिया है, AUG, GUG, C जो भी दिया है इधर देखो। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडॉन विच रिकॉग्नाइज द कोडॉन ऑफ mRNA। ये mRNA का कोडॉन है। कहा जा रहा है कौन सा सीक्वेंस में अरेंज करो कि AUG को कौन पहचानेगा इन चारों में से, CUC को, GUG, CUC, AAA को कौन पहचानेगा। तो हमें पता है AUG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सर RNA बना रहे हैं, याद करिए, T नहीं लगाएंगे, A की जगह क्या लगाएंगे? U, उसके बाद U की जगह क्या लगाएंगे? A, और सर C। तो पहला ये ढूंढो AUG को कौन पढ़ेगा तीनों में से, ढूंढ लो UAC। देखो पहला तो इसको 3 पे, देखो इसको काट दो, पहले कौन पढ़ेगा? 3 वाला, इसको अरेंज करना है ना सही फॉर्म में, तो पहले 3 कट गया, सब आंसर कट गया, यहां से निकल गया अपना, लेकिन देख लेते हैं। देखो फिर G को कौन पढ़ेगा? GUG। सर G का कॉम्प्लीमेंट्री CAC ढूंढ लो सर कहीं से, CAC 4th, मतलब 3 के बाद अब 4th वाला आएगा पढ़ने, अरेंज करना है ना, ठीक है। अब C का क्या होगा? GAG। सर GAG कहाँ है? GAG सेकंड पे है, अब सेकंड वाला आएगा पढ़ने, उसके बाद कौन वाला आएगा? फर्स्ट वाला, UUA। पहला ही मैच करा के अपना आंसर मिल गया था, तो दोबारा और सब मैच कराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, इन अ सीक्वेंस, यहां सीक्वेंस होना चाहिए था, इन अ सीक्वेंस ऑफ DNA 3.2 किलो बेसिस है, 3.2 किलो बेसिस है, प्रेजेंट है। इफ DNA सेगमेंट, यदि DNA सेगमेंट में 80 कितना है? 820 एडेनिन है, तो सर किलो बेस क्या होता है? 1 किलो बेस में 1000 नाइट्रोजनस बेस होता है, तो यहां इसका मतलब 3.2 किलो में कितना बेस में कितना होगा? 3200 नाइट्रोजनस बेस। अब 3200 में से हमें पता चल गया टोटल नाइट्रोजनस बेस 3200 है, 880 एडेनिन है, तो बताओ 880 क्या होगा? 880 कह रहे हैं, 820 क्या होगा? थाइमिन, और टोटल इसको किया जाए तो कितना होगा? 1640। टोटल है क्या? 3200, जिसमें से 1640 एडेनिन और थाइमिन है, तो बताओ बचा कितना? 1560। अरे 1640 जब 32, इसको घटा दो ना, 3200 में से 1640 अकेले कौन है? एडेनिन और थाइमिन, तो बचे हुए बचा कितना? 1560। अब जब 1560 बचा तो 1560 में क्या होगा? ग्वानिन प्लस साइटोसिन, यहां 1560 है, देखो 1560 अगर है तो टोटल कितना था? 3200, और उसमें से माइनस कितना करेंगे? 1640 जो है एडेनिन प्लस थाइमिन है, तो बचा हुआ 1560 में क्या होगा? ग्वानिन प्लस साइटोसिन, और जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होगा, तो इसको आधा कर दो, जो आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये 7, उसके बाद 8 0, कितना हो जाएगा? 780। तो क्या पूछा है? देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ साइटोसिन? साइटोसिन का नंबर क्या होगा? सर साइटोसिन और ग्वानिन सेम होंगे, साइटोसिन कितना होगा? 780। चल, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल में कितने न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं? तो हमें पता है न्यूक्लियोसोम जो होता है, एक न्यूक्लियोसोम में, ये तो डायरेक्ट बात हो गई ना, ये डायरेक्ट लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन कैसे निकाला जाएगा? एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होता है, या बोल दो 200 बेस पेयर जो होता है, 200 बेस पेयर में होता है एक न्यूक्लियोसोम। तो बताओ 6 पॉइंट, टोटल 2n पे, n पे होता है, हेप्लॉइड सेट में होता है 3.3 × 10⁹, और यहां पर क्या 2 सेट में क्या होगा? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर में। बताओ कितने न्यूक्लियोसोम होंगे इसमें? अगर 200 बेस पेयर में एक न्यूक्लियोसोम, तो बताओ 200 बेस पेयर मिलाकर एक न्यूक्लियोसोम बना रहा है, तो इतने में कितना न्यूक्लियोसोम? डिवाइड कर देंगे किससे? 200 से। ये देखो यहाँ 10⁷ कर दो, 2 0 यहाँ से काट दो और यहाँ से काट दो, 3.33 × 10⁷, और यहाँ से एक 0 ले आओ, इसको कह दो 33 × 10⁶, और 10⁶ क्या है? मिलियन, मतलब 33 मिलियन बेस पेयर। बात समझ रहे हो कि नहीं? 33 मिलियन बेस पेयर कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम पाए जाएंगे। अगर एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, तो बताओ इतने बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोसोम? डिवाइड बाय 200,
बात समझ रहे हो कि नहीं? चलो, ई कोलाई जो है कंप्लीटली रेडियो एक्टिव है। ई कोलाई, हाँ, ई कोलाई विथ कंप्लीटली रेडियो एक्टिव, इसको मान लो रेडियो एक्टिव। चलो, दोनों स्ट्रैंड क्या है? रेडियो एक्टिव है। ये बैक्टीरिया है। अलाउड टू रेप्लिकेट, अब इससे रेप्लिकेट कराया जा रहा है, इससे रेप्लिकेट कराया जा रहा है नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम। नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम को हम ऐसे कर दे रहे हैं, मान लो यहां जो मीडियम है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, मीडियम फॉर 2 जनरेशन, 2 जनरेशन तक। परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया विथ रेडियो एक्टिव डीएनए, अब बताओ कितने बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव डीएनए होंगे अगर 2 जनरेशन तक करा रहे हो। तो देखो, पहला जनरेशन अगर रहेगा तो देखो ऐसा करा दो, मीडियम जो है नॉन क्या है, ये रेडियो एक्टिव को हमने रेड से कर दिया और जो नॉर्मल वाला होगा उसको व्हाइट से कर दे रहे हैं। तो सर जब ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो 2 स्ट्रैंड आपस में अलग अलग होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और ये हैं सर रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। और जो ये मीडियम से जब इन्हें डीएनए बनाना होगा तो कंटेंट उठाएंगे डीएनए बनाने के लिए, और मीडियम में कंटेंट जो है वो नॉर्मल है, तो सर नॉर्मल बनेगा। ठीक है, नॉर्मल मतलब सर अगर देखा जाए तो दोनों बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रैंड पे रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन दोनों बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव अभी भी हैं, भले ही एक स्ट्रैंड हो। अब इसको दूसरे जनरेशन तक, दूसरा जनरेशन, सर हमें पता अगर दूसरा जनरेशन कराएंगे तो 2 बैक्टीरिया बन गए और दोनों रेडियो एक्टिव हैं अभी के हिसाब से ना। तो देखो यहां पूछा जा रहा है कि अब इन दो जब ये दोनों रेप्लिकेट करेंगे तो 2 स्ट्रैंड अलग अलग होंगे, पहले अलग कर दो सर, अलग हो गए। यहां भी क्या होगा? 2 स्ट्रैंड अलग अलग होंगे। ठीक है, ये देखो, एक ये, एक ये हो गए। अब 2 स्ट्रैंड, ये क्या है, टोटल कितने आए? 4 पेरेंटल स्ट्रैंड आए। अब ये क्या करेंगे? नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे, और नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने के लिए कंटेंट उठाएंगे, और कंटेंट नॉन रेडियो एक्टिव है, मतलब व्हाइट से कर दे रहे हैं, व्हाइट से कर दे रहे हैं, व्हाइट से नॉन रेडियो एक्टिव, व्हाइट से कर दे रहे हैं, सबके सामने नॉन रेडियो एक्टिव ले आओ, क्योंकि डीएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे तो कंटेंट उठाएंगे, वो कंटेंट नॉन रेडियो एक्टिव है। ये देखो, ये 2, अब 2 जनरेशन के बाद ये सिनेरियो हमारे पास आया। यहां पर पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया विथ रेडियो एक्टिव डीएनए, कितने परसेंट बैक्टीरिया के पास रेडियो एक्टिव डीएनए है? तो 4 बैक्टीरिया हैं जिसमें से 2 रेडियो एक्टिव है, तो कितना हो जाएगा? 50%, 50% हो जाएगा ना। चलो, हाँ, यहां क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, हमने पहले बता दिया था। इफ देयर आर 10,000 नाइट्रोजिनस बेस, 10,000 नाइट्रोजिनस बेस हैं, बेस पेयर हैं, बेस पेयर की बात किया जा रहा है इन डीएनए, देन हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड सर आपने बताया था नाइट्रोजिनस बेस इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, तो यहां लेकिन देखो बेस पेयर लिखा है, मतलब अगर इसको टोटल नाइट्रोजिनस बेस होगा तो एक बेस पेयर में 2 नाइट्रोजिनस बेस, तो 10,000 में 20,000 नाइट्रोजिनस बेस। और सर 20,000 नाइट्रोजिनस बेस हैं तो क्या होगा? 20,000 न्यूक्लियोटाइड, क्या होंगे? 20,000 न्यूक्लियोटाइड। बोलो, इतनी बातें एकदम क्लियर हैं? देखो यहां हमने क्वेश्चन लगा दिया, अब इवोल्यूशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो तो अलग वीडियो में बनाएंगे। तो इतनी बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। थैंक यू।